as all of you know, Mr. Rahul Gandhi's petition for a stay on the lower court's order against him with regard to the defamation case, in which he was sentenced to 2 years in jail, has been rejected, and now the Congress is of course going to the Gujarat High Court. अहमदाबाद जाना पड़ेगा उनको गुजरात हाई कोर्ट के सामने. And to talk about the Congress and what's been happening over here, we have Mr. Balaji Gade Patil. Balaji Gade Patil साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. अरे क्या जबरदस्त. आज बिल्कुल नए गेटअप में. क्या बात है. कांग्रेस का झंडा कांग्रेस का झंडा है कि भारत का झंडा है? मतलब दोनों में कोई खास फर्क नहीं है वैसे. सर वैसे कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस ही भारत का झंडा अपने कंधे पे लेके चल रही है पहले से. क्या बात है. अच्छा बालाजी गाड़े पाटिल साहब ये बताएं कि राहुल गांधी साहब की जो याचिका थी सेशंस कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई. कोर्ट ने कहा कि डिसमिस कर दी जो भी कहा कोर्ट ने, तो अब जाएंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. But the court has said something very interesting. The court says that there is nothing extraordinary about your petition, to which Mr. Jairam Ramesh has said, आज तक हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में, डेफेमेशन की जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है 2 साल, वो केवल 2 लोगों को मिली है. राइट. उनमें से एक राहुल गांधी है. So that itself makes it extraordinary. पाटिल साहब बताएं. सर इस मुद्दे पे हमने पिछले एक बार चर्चा की थी जी. उस वक्त मैंने इसके पूरे डिटेल्स दिए थे विथ डेट्स जी. तो इस देश में ठीक है, कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी न्याय कोर्ट ने दिया है, जो भी डिसीजन है उसका हम सम्मान करते हैं. हम ऊपर के कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अर्जी करेंगे, फिर से हम न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा करते हैं. लेकिन जो भी इस देश में चल रहा है, जैसे कि मैंने पिछली चर्चा में बताया था कि वहाँ पे एक नया जज अचानक से आ जाता है और फिर वो जज जो सुनावनी देता है, जो भी डिसीजन देता है, और मैक्सिमम शिक्षा इसमें दी गई है, जो शिक्षा मिनिमम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जी. तो ये जो भी इस देश में चल रहा है, तो इसके पीछे की जो राजनीति है वो इस तरह की है कि राहुल गांधी अकेले ऐसे इंसान थे कि बहुत सारे विपक्षी दलों के कुछ लोग हैं कि जो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल जी वो इस देश के आम आदमी के सवालों का, उसके जो भी दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी अड़चने हैं, वो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को उठाने वाला चेहरा बन चुके थे. इस सरकार के जो भी भ्रष्टाचार थे, वो भ्रष्टाचार जनता के सामने लाने वाला एक इकलौता आवाज राहुल जी थे. उस आवाज को दबाने के लिए जो भी कर सकते थे वो बीजेपी ने किया है. लेकिन क्या आवाज दब गई है? सर आवाज तो दबेगी नहीं है. जैसे मैंने पिछले भी कहा था कि जो लोहिया साहब का बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा होती है. तो संसद तो आवारा पहले से हो चुकी है, लेकिन सड़कें सुनसान थी, वो अभी राहुल जी ने भर दिए हैं. लोग अभी रास्ते पे आ रहे हैं और वो लोग. गाड़े पाटिल साहब जी, यहाँ तो बल्कि उनकी आवाज ज्यादा बुलंद हो गई है. जब से राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का निर्णय आया है, उनकी आवाज तो ज्यादा सुनाई दे रही है हर जगह पे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो क्या आपको लगता है यहाँ पे क्या गलती हो गई? मतलब इनसे कुछ राजनीतिक भूल हो गई क्या हो गया है? सर जो आदमी गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है, वो गलतियां, अभी बीजेपी की इतनी गलतियां हुई है कि अभी जनता जो है सर इस देश में, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हमने पूरे देश में मनाई. जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र को समझने के लिए जनता को समय लगता है. अभी भी भारत में जो सामंतशाही थी, उसकी बहुत सारे रेफरेंसेस लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में मिलते हैं. तो इस देश की जनता को जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो भोली भाली जनता है, ऐसा भी एक साइड में वो भी कह सकते हैं, और दूसरी साइड में ये भी कह सकते हैं कि ये चालाक जनता है. अब ये दो एक दूसरे से बहुत ही विरोधी वाक्य मैंने यहाँ पे कहे हैं. लेकिन राहुल जी को बैन करके, राहुल जी को वहां से डिस्क्वालीफाई करके, इस जनता का जो दुख है वो जो बयां कर रहे थे, वो फिर से आपने जैसे कहा वो आवाज गूंज रही है. देश के जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी
सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपके जैसे प्रामाणिक पत्रकार है उनके माध्यम से वो आवाज जनता तक जा रही है। और सर आज मैं जो इस गेटअप में दिख रहा हूँ, मैं सीधा फील्ड से यहाँ पे आ रहा हूँ, गांव में घूम के आ रहा हूँ जी। छोटे मोटे चुनाव हमारे जिले में चल रहे, मार्केट कमेटी वगैरह के। कहाँ पे सर, किस जगह पे, नाम बताइए। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से आ रहा हूँ। तो यहाँ की जो जनता है वो सर पूरी की पूरी जनता पूछ रही है कि जो मलिक साहब ने इंटरव्यू किया उसके बाद उसको दबाने के लिए इस देश में बहुत सारे ड्रामे हुए सर, लेकिन उसके बावजूद जनता तक पुलवामा में क्या हुआ वो सच पहुंच चुका है। 20,000 करोड़ किसी के अकाउंट में आ जाते हैं और 20,000 करोड़ का मोदी जी और उनके सारा मंत्रिमंडल एक लफ्ज भी उसके ऊपर कहने के लिए तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कहां से किसी के अकाउंट में सर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते तो हमको इनकम टैक्स के यहाँ पे एसएमएस आ जाते हैं, आपने भी वो अनुभव किया होगा। 20,000 करोड़ आ जाते हैं और ईडी और सीबीआई जो कुछ लोगों के पीछे जैसे शनि महाराज लगते हैं वैसे लगी हुई है, तो ये अडानी जी के पीछे क्यों नहीं लगी? तो ये बहुत सारे सवाल अभी जनता उठा रही है। तो 2024 में सर बहुत अलग रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। गाड़े पाटिल साहब, हो सकता है कि अडानी जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे शायद इस वजह से। जी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि अडानी 20,000 करोड़, मोदी जी जवाब नहीं, बीजेपी जवाब नहीं दे रहा, नोबडी इज आस्किंग। पुलवामा मलिक जी ने उठाया, फॉर्मर गवर्नर ने, नोबडी इज टेलिंग व्हाई वी आवर पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, व्हाई दे डिड इट। एंड अडानी का चर्चा चलते चलते जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि अब अडानी का सॉल्यूशन मिला नहीं है, मगर सरकार इतने कठोर ढंग से और एक प्रोजेक्ट जो मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट है, जयराम जी ने लिख के रखा कि अमिड ऑल दिस chaos, पूरे देश में chaos चल रहा है अडानी के नाम पर, मगर ये सरकार महाराष्ट्र के भी they have given the धारावी प्रोजेक्ट टू अडानी अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स। क्या चल रहा है, क्या ये हाँ बोलिए गढ़ी साहब। इसके बारे में हमको थोड़ा सा एक साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। जब मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा और गोवा से मुंबई का ये जो सफर है, इस सफर में बहुत खर्चे हुए हैं सर। तो पहले जो धारावी का प्रोजेक्ट था वो महज 7,000 करोड़ में दूसरी कंपनी को दिया गया था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और अभी अडानी जी को वो 5,000 करोड़ में दिया गया है, 5,000 कुछ तो करोड़ है ऊपर। तो ये जो 2,000 करोड़ का जो घाटा गवर्नमेंट ने किया है, शायद वो 2,000 करोड़ का खर्चा इस पूरे सफर में अडानी जी ने शायद किया होगा। तो ये तो उनके नौकर है, ये उन्हीं को देंगे। लेकिन आपने महाराष्ट्र सरकार का जिक्र किया है, तो पिछले 4-5 दिनों से आप जो भी राजनीति महाराष्ट्र में देख रहे हैं, उसके पीछे का कड़वा सच और उसके पीछे की जो इंसानियत खत्म हो चुकी है, वो हैवानियत हमको समझनी चाहिए। सर महाराष्ट्र भूषण का प्रोग्राम खारघर में जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था वो हुआ है। उस मुद्दे में, उस प्रोग्राम में लाखों लोग वहां पे आए थे। धर्माधिकारी नाम के एक आदमी को वहां पे वो पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार में सर भरी कड़ी धूप में, मुंबई की गर्मी आप जानते हैं कि वहां पे ह्यूमिडिटी के साथ जो गर्मी होती है, तो 14 लोग, आज की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, 14 लोगों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें डॉक्टर ने उस रिपोर्ट में कहा है कि इन लोगों के पेट में ना खाना था ना पानी था। ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये डेथ जो है वो सनस्ट्रोक की वजह से हुई है। तो उसके ऊपर उस मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए, और मैं कुछ बातें बहुत कड़वी कहने जा रहा हूं, हम महाविकास आघाड़ी में हैं, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी लोकतंत्र और जनता के हित में है, और जनता का हित और लोकतंत्र से बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं हो सकता। और कोई हमारा भी गलती करता है तो उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये उठाने का कर्तव्य हमें संविधान बताता है। तो उसके बाद वो न्यूज सर मीडिया से गायब हो गई। 14 का आंकड़ा गवर्नमेंट का है, लेकिन मैंने कुछ पत्रकारों से जो लोग वहां पे थे उनसे बात की, सर 50 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पे हुई है, 700 से ज्यादा लोग अस्पताल में एडमिट है। और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में सारे वीवीआईपीज एक एयर कंडीशन पंडाल में बैठे हैं स्टेज के ऊपर, और आम जनता
पूरी आम जनता धूप में बिना पानी के, बिना खाने के, वहां पे धर्म के नाम पे उनको भड़का के बिठाया गया था और उसमें लोग मर गए। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बोल रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है कि उसके बाद विपक्ष के नेता जो विधानसभा में है, अजीत पवार जी की जो भी यहाँ के न्यूज चलाई गई, वो न्यूज उस मुद्दे को दबाने के लिए थी। आपका सवाल क्या होगा पता है, वो सवाल पूछने से पहले मैं जवाब दे देता हूं। उसके बाद विपक्ष के माध्यम से जो आवाज उठानी चाहिए थी, विपक्षी नेता जो है अजीत दादा, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये इसके ऊपर संदेह जरूर है, वो कब बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो कब जाएंगे उसके ऊपर मुझे चर्चा नहीं करनी है। लेकिन हम अगर बीजेपी के इस जुल्मी सियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। ये महाविकास आघाड़ी हम उठा रहे हैं सर, लेकिन मीडिया जो है उनका सुनती है और वो जो बोलते हैं वो जनता सुनती है। इस 20 लोग जो मर गए, 14 बता रहे, लेकिन सर 20 वहां पे मर गए, उसी दिन के सभी न्यूज थे। उनके जान की कुछ कीमत इस देश में है कि नहीं? तो ये सभी जो मीडिया कर रहा है, आपने जो महाराष्ट्र की राजनीति को बताया, तो ना देवेंद्र फडणवीस जी उसके ऊपर कुछ बयान दे रहे हैं, ना एकनाथ शिंदे जी कुछ कह रहे हैं, ना सांस्कृतिक मंत्री मुनगंटीवार जी कुछ कह रहे हैं। तो सर पिछली बार कुछ साधुओं पे हल्ले हुए थे सर, अभी ये धर्म का मुद्दा है ना सर, अभी ये श्री सेवक पालघर में उस वक्त अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री थे, एग्जैक्टली होम मिनिस्टर थे। उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जी। किसी भी हल्ले का हम समर्थन नहीं करते। मॉब लिंचिंग इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन मॉब को गवर्नमेंट बुलाती है और धूप में तड़पा के मारती है, ये भी मॉब लिंचिंग है, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया उसके बारे में एक सेकंड जी। मैं पालघर जो साधुओं की जी बड़ी दर्दनाक मौत हुई वहां पे, मैं आपको ये बता दूं और हमारे दर्शकों को बता दूं, 24 घंटों के अंदर अंदर आदरणीय सम्मानीय अनिल देशमुख जी ने 124 लोगों को वहां पर गिरफ्तार कराया। सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि कंस्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज, राइटिंग का चार्ज, कॉजिंग अननेचुरल डेथ का चार्ज उन पर लगाया गया और आज तक वो लोग जेल में, उनकी बेल नहीं हुई है। 124 लोगों की बेल नहीं हुई है अभी तक जी। वही बताने वाला था मैं जी बोलिए सर। मेरी जबान सर मैं जो बोलने वाला था वही बताने वाला था कि उस वक्त जिस तरह से हमारे सरकार ने एक्शन की थी जी, वो एक्शन अभी दिखाई नहीं दे रही है। उससे परे जाके ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन उस वक्त तो आपके खिलाफ ही हुआ था सब कुछ, पूरा मीडिया तो आपके खिलाफ ही था। पालघर तो अभी मीडिया कहां पे है? बिल्कुल तो अभी मीडिया कहां पे? मीडिया को अजीत पवार जी का फोन नॉट रीचेबल क्यों है? वो घर से कब बाहर निकल रहे, गेट से अंदर क्यों जा रहे? बस अभी सुबह क्या कर रहे वो मत दिखाइए भाई, बस उतना ही देखना। वो एक बार देख ले तो मरने के लिए मैं बस राजी हो जाऊंगा। मीडिया भी उतना ही दिखाना बच चुकी है। मीडिया ने खुद का कद इतना गिरा दिया है कि बस सुबह टॉयलेट के पीछे नहीं लगती, वरना तो वही भी दिखा देते हैं। बस ये मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी आ जाएगा सर, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो नाना पाटोले जी जिस प्रकार से अजित पवार पे पहले प्रहार कर रहा था, जैसे आपने कहा आप भी आज एपीएमसी वगैरह वो छोटे चुनाव में जाके आज आए हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन है, अजित पवार ने बीजेपी के साथ, तो ये आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा बिकॉज ये स्तर पे अगर यूनिलैटरली अजित पवार और बीजेपी एक साथ आ रहा है तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एमवीए? एमवीए तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर एमवीए का समन्वय बैठा। अजित पवार हो या कोई भी एक आदमी हो या कोई नेता हो, ये एमवीए नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक ऐसे विचारों के ऊपर खड़ी है कि जो विचार इस देश के लोकशाही का, लोकतंत्र का विचार है। और अजित पवार जी जाएंगे या नहीं, ये हाइपोथेटिकल है, उसके ऊपर मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि जो भी सरकार के खिलाफ है वो लोग अपना जो रोल है वो ईमानदारी से अदा करें, वो रोल अपना ईमानदारी से निभाएं, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के आपके बारे में 4 दिन चर्चाएं चल रही है और 20 लोग मर गए हैं, 500 से 700 लोग अस्पताल में एडमिट है और आप उसका खुलासा नहीं करते। आप कह दीजिए ना, अभी जैसे उन्होंने 3 दिन के बाद कहा,
मैं ये पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं उस जो 20 लोग मर गए हैं, अभी सरकार का आंकड़ा लेते 14 लोग मर गए, उन परिवारों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, उनका दुख मैं वो दुख में महसूस कर पा रहा हूं। और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने बाहर आके ये कहना चाहिए था कि ये मुद्दा नहीं है कि मेरा फोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं रीचेबल हूं या नॉट रिचेबल। इस राज्य में अभी मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम में कैसे 14 लोग मर जाते हैं। लेकिन गाड़े पाटिल साहब, उन्होंने तो अभी तक क्षमा तक नहीं मांगी है, माफी तक नहीं मांगी है लोगों ने, तो सरकार की तरफ से तो वो भी नहीं आया। वही तो अभी मैं वही सरकार के मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं। लेकिन गाड़े पाटिल साहब, आप ये बताएं, जी ये खारगर का इंसिडेंट हुआ, which is absolutely tragic. You have so many people over there. आपने 2 टेंट लगा दिए वहाँ पे, छोटे 2 टेंट, उसके अंदर क्या होता है वीवीआईपीस के लिए जी, वो भी मतलब जैसे प्रदीप जी बोल रहे हैं कि बीकेसी में, पूरी बात सुन लीजिए सर, हमारे बीकेसी में जब भी अमित शाह जी की सभा हुई है, नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है, उद्धव ठाकरे जी की सभा हुई है, पूरा एयर कंडीशन टेंट लगता है सबके लिए, सारी दुनिया आकर के वहां पे बैठती है, सबको मालूम है। मतलब ये क्या है, मेरी समझ के बारे। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप सर, बोलिए प्लीज। सर 13 करोड़ 62 लाख जी, 13 करोड़ 62 लाख का वहां पे खर्चा गवर्नमेंट ने दिखाया है, और टैक्स अलग से वहां पे लिखा है, मेंशन, और डॉक्यूमेंट सबके पास में पहुंच चुका है। तो अगर ये 14 करोड़ का खर्चा वहां पे हुआ है तो कहां पे हुआ है? सरकार को, ये हिंदू धर्म का नाम लेने वाली इस सरकार को, क्या उनका हिंदू धर्म लोगों को धूप में बिठा के तड़पा के मारने का इजाजत देता है? तो ये, लेकिन ये जरूरत क्या थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, एज फार एज दिस इशू इज कंसर्न, कि इतने ज्यादा लोगों को ओपन ग्राउंड में बुलाने की आवश्यकता क्या थी? ये आफ्टर ऑल भाई, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आपको देना है तो आप वाईबी चौहान सेंटर में कर सकते थे, कहीं पर भी कर सकते थे, जहां मर्जी कर सकते थे। लेकिन यहां पर एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, छोटी सी चीज है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं उस तरफ, आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब 9 के 10 साल में मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस के नेता उस तरफ जाते थे, तो इससे तो बड़ा खुश होंगे आपके, मतलब चलो अब कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? सर, कर्नाटक में जो सीमा भाग जिसको कहते हैं, बेलगावी वगैरह, बेलगांव, तो वहां पे मैं कुछ दिनों के लिए जाके आया हूँ। 1-2-3 दिन के लिए मैं गया था चुनाव के लिए इसी सिलसिले में। तो वहां पे देखा तो लोगों की जो भावना है, तो वो सर कांग्रेस के पक्ष में वहां का मैंडेट है लोगों का, और रिजल्ट में हम देख लेंगे जरूर। तो अभी लोगों को पता चल चुका है, तो ये जो भी चल रहा है अभी जी, तो ये खुशी की बात इसलिए है कि अभी वहां पे बीजेपी हार रही है। आपने देखा अभी प्रधानमंत्री का सर बाहर ज्यादा दौरे नहीं हो गया, अभी कर्नाटक में ही रहेंगे वो। प्रधानमंत्री जी अभी ज्यादा बाहर नहीं घूमेंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा सभी मंत्री, सभी सेंट्रल का मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्टर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में ही अभी दिखेंगे। नए मुद्दे लाए जाएंगे जो जनता के हित में हो, उन मुद्दों को गुमराह किया जाएगा, उसमें मीडिया उनका हाथ बताएंगी। लेकिन वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ है। वहां की जनता ने अभी तय कर लिया है कि बीजेपी हमें सत्ता में नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में क्या क्या ड्रामे हुए हैं सभी जनता ने देखे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट रैलीज आप करने वाले हैं सर? अभी राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये जो कोर्ट के खिलाफ तो नहीं बोल सकते कुछ, लेकिन फिर भी क्या कोई प्रोटेस्ट रैलीज वगैरह होने वाली है पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, बाकी हर जगह पे प्लानिंग है इसी? नहीं सर, अभी कोर्ट के खिलाफ तो हम रैलीज वगैरह तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले से जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसी दिन से अभी तक हर जगह पे बहुत सारे तालुका जो तहसील से वहां पे जहां पे नहीं हुआ था, वो लोग हमने डिस्ट्रिक्ट पे बुलवाए थे। हर रोज हर दिन किसी न किसी तहसील में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राहुल जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं। और अब लोगों में ये चेतना सर जागृत हो रही है कि इस देश में एक नेता है राहुल जी जो सच्ची बात कर रहा है। और उस मुद्दे के ऊपर सर 2024 में बड़ी मजा आने वाली है, क्योंकि मोदी जी अभी फेंक के थक चुके हैं। अभी पता नहीं नए कौन से मुद्दे वो बनाएंगे, लेकिन जनता के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। सर मैं आगे मुद्दे पे आऊंगा। अभी महाराष्ट्र सरकार का और इलेक्शन का, चुनाव का आपने जिक्र किया है, और मैं भी अभी एपीएमसी के
इस इलेक्शन के लिए घूम रहा था, और मैं हमेशा घूमता ही रहता हूँ सर। मैं एक मुद्दे के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर अभी आंदोलन भी करने वाला हूँ आने वाले समय। वो है सर जो क्रॉप फसल बीमा जो है, फसल बीमा, उसके ऊपर सर अभी जो सोयाबीन है, उस सोयाबीन के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। मेरे गांव में एक आदमी के पास 3 हेक्टेयर जमीन है, उसको मिला है 600 रुपये। एक इंसान के पास सिर्फ 2 बीघा, जिसको 1 हेक्टेयर से भी कम, 2 एकड़ जिसको बोलते हैं, 2 एकड़ जमीन है, उसको सर 12,000 रुपये मिले हैं। एक आदमी के पास 4 हेक्टेयर जमीन है, उसको 470 रुपया मिला है। और एक के पास 1 ही एकड़ है, उसको 3,000 रुपया मिला है। तो इसके क्या कंडीशंस थे, इसमें क्या नियम थे, इसके ऊपर ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। गुजरात में पीक बीमा की जो कंडीशन है, वहां का तो पीक बीमा मुझे लगता है शायद उन्होंने बंद कर दिया, फसल बीमा। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और कृषि मंत्री इसके ऊपर एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हमने उस बजटरी सेशन के बाद डिस्कशन किया था, मुझे याद है उस वक्त भी मैंने कहा था कि सरकार ने कहा है कि अभी किसानों का बीमा हम भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि किसान, बहुत सारे किसान बीमा भर नहीं रहे थे, उसकी वजह से बीमा कंपनियों का जो जेब है वो भरी नहीं जा रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि किसानों के नाम, किसान 1-1 रुपया भर दे, अब हम भर देंगे, और ये सारा का सारा जनता का पैसा टैक्स से वसूलेंगे, और रेवेन्यू से वसूला हुआ जो भी पैसा है वो इन कंपनियों के, बहुत सारे कंपनियों के नाम है। मैं आपको विनती करूंगा कि उसके ऊपर कुछ एक कार्यक्रम विशेष जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। प्रदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा है लेटर कि कास्ट बेस्ड सेंसस पे आपको ध्यान देना चाहिए, प्लीज इनकॉर्पोरेट इट एज फास्ट एज यू कैन। Now, is the Congress trying to show that the BJP is anti-Dalit, anti-backward, anti-OBC? यहाँ पर तो बीजेपी महाराष्ट्र में तो जबरदस्त अंबेडकर जयंती के दिन मुंबई में 18 रैली बीजेपी ने निकाला, अंबेडकर गौरव यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने कहा, ओबीसी रैली यात्रा। तो आप कैसे, ये बीजेपी इज ट्राइंग टू फिल द गैप वेयर ओबीसी और दलित है कंसर्न। सर ये बड़े बेशर्म लोग हैं, ये बड़े बेशर्म लोग हैं कि मैं आपको, मुझे समझ में आ गया, ये सर इतने बेशर्म लोग हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व की सरकार लाए और विश्व गुरु बन गए। फिर भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के एक प्रोग्राम के लिए मैं रत्नागिरी गया था, और एक 4-5 मेरे व्याख्यान थे, वहां पे चला गया था। कुछ मैंने बैनर्स देखे, हिंदू धर्म के रक्षा के लिए वो हिंदू रक्षा मोर्चा लोग निकाल रहे हैं। यदि इस देश में हिंदुत्व का बहुत बड़ा 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अभी विश्वगुरु बैठे हैं, तो इस देश में फिर भी हिंदुओं को मोर्चा क्यों निकालना पड़ रहा है? और जो आपका सवाल है उसके ऊपर आता हूं कि दलित ओबीसी के लिए बीजेपी मोर्चे निकाल रही है, और दूसरी तरफ जो खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी उसका मैं यहाँ पे दाखिला दूंगा कि इस गवर्नमेंट ने 2014 से अभी तक जो सेंसस है, कास्ट बेस जो डॉक्यूमेंट से जाति निहाय जनगणना का, वो अभी तक दिया नहीं है। और जो ओबीसी का राजनीतिक रिजर्वेशन चला गया, उसमें बीजेपी कह रही है कि ये कोर्ट ने रद्द किया है, हमने नहीं किया। और कोर्ट कह रही है कि हमें क्या दीजिए, हमें एम्पिरिकल डेटा दीजिए, हमें पता नहीं है कि इस देश में कितनी ओबीसी है, हमें वो डेटा को एनालिसिस करने दीजिए, उसके बाद हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग रिजर्वेशन कैंसिल होने के लिए डेटा नहीं दे रहे, जो लोग दलित के खिलाफ है, जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है, जो मोहन भागवत और आरएसएस उसी में से आई हुई बीजेपी जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, वही लोग अब ओबीसी के लिए मोर्चा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी जातियों में 6742 जाति में विभाजित हुआ जो ओबीसी है, वो ओबीसी इनके हिंदुत्व की जो मंडल और कमंडल की राजनीति 90 के दशक में हुई, उसी तरह अभी भी धर्म के नाम पर हम कैसे आपके मसीहा है वो दिखाने के लिए ये लोग अभी सामने आ रहे हैं। क्योंकि जैसे राजनीतिक रिजर्वेशन ओबीसी का चला गया, तब से बहुत सारे छोटे छोटे संगठन, कांग्रेस पार्टी और जो भी राज्य की स्टेट पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में जाके
लोगों को यह बताया कि रिजर्वेशन के खिलाफ किस तरह से बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। ज्यादा नहीं सर, लेकिन कुछ कुछ जागरूक हो रहे और वो रास्ते पे आ रहे, और वो भय है। ये सभी मोर्चे डर की वजह से निकले हैं सर, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये लोग हमको सवाल पूछने लगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम गिर जाएंगे। उस डर के वजह से ये मोर्चे निकल रहे हैं। ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, और बीजेपी हिंदू विरोधी भी है। राइट। प्रदीप, you wanted to ask something? जी, गड़े पाटिल साहब, बालाजी गड़े पाटिल साहब, I wish we could continue. दिल तो करता है आपसे बात करे जाएं, लेकिन चलते चलते एक चीज बोल दें सबको कि वो जो डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी बोलिए। मैंने अभी जिक्र किया फसल बीमा योजना का, सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके ऊपर करते हैं ना सर, उसके ऊपर That's a promise. सर मैं रेफरेंस के साथ बैठूंगा और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं, डॉक्टर कलेल जो हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उधर के, अपने फॉरेंसिक सर्जन हैं उरन हॉस्पिटल के, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि ये जितने भी लोग मरे हैं इनमें से एक भी नहीं मरता अगर इनको टाइम पर या तो आईवी फ्लूइड मिल जाता या सिर्फ ऑर्डिनरी पानी, साधारण पानी भी मिल जाता, तो ये लोग मरते नहीं। And that, by the way, is sad. It's Very not sad. just sad. Extremely sad. It shows. I don't even know how to react. Rightfully, people should be angry at what has happened over here. This is terrible. In any event, सर इसके ऊपर मैं इतना ही दुख के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों की पार्टी और सरकार मुर्दों के ऊपर खड़ी है, उन लोगों को सर इसका I don't know whether तुम्हें और आपका। चलिए सर, आप तो कांग्रेस के हैं, लेकिन फिर भी what has happened is absolutely terrible. Absolutely terrible, and there is no excuse for it. And nobody owns the responsibility. Yes, and nobody is taking responsibility for it. बालाजी सर एक मिनट सर, एक मुद्दा रह गया सर। आज मैं सरकार के ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन में चला गया था जी, जो उन्होंने दाखिल करके नहीं लिया इसी मुद्दे के ऊपर। सॉरी, इतना दाखिल नहीं किया जी। यस राइट। बालाजी गड़े पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर। Oh dear, the very thought of this drives me up the wall. You know,